नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आपके सिलेबस यानी कि बिहार एसएससी का सिलेबस का सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड किया जा रहा है इस चैनल पर। जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट 11 देखेंगे। प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट बुक जो है वॉल्यूम 3 भी आ गया है, इसलिए जल्दी से हम लोग वॉल्यूम 2 को समाप्त करके वॉल्यूम 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो बदायूं ने ही किया था। ठीक है, याद रखना है। तो यानी कि रामायण और महाभारत ये दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूं ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, याद रखना है, दारा शिकोह ने किया था। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, दारा शिकोह ने किया था। ठीक है, अच्छा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, और शाहजहां का जो पुत्र था वो औरंगजेब और दारा शिकोह, यानी कि औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई थे और इन दोनों के पिता शाहजहां था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब और दारा शिकोह, ये दोनों शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, अच्छा, मुगल काल की भाषा पूछा जाता है। मुगल काल की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या थी? तो फारसी है ना। मुगल काल की आधिकारिक भाषा है फारसी। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इसे याद रखना है। दोस्तों लोग को मजाक में बोलते हैं मुँह फाड़ देंगे, यानी कि मुगल काल की फारसी, मुगल काल की भाषा फारसी। ठीक है, एक आता है गुप्त काल की भाषा क्या थे? तो गुप्त का है संस्कृत। इसे याद कैसे रखना है? गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। तो याद रखना है, मुगल काल की भाषा है फारसी और गुप्त काल की भाषा है संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान हुआ था। ठीक है, 1935 क्या है? एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अधिनियम का रहा था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही प्रभाव रहा था। तो ये भी ध्यान रखना है। और एक ये आता है क्वेश्चन इससे कि जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, उससे क्वेश्चन आता है कि मोर्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है? तो ये 1909 का अधिनियम को ही मोर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1909 के जो है ये भारत परिषद अधिनियम के तहत ही हुआ था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 में हुआ था, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया। ठीक है, याद रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे अभी वर्तमान में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो लोकपाल का अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, है ना। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। और NK सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अरुण कुमार मिश्रा ये वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। अच्छा, रेलवे बोर्ड का अभी CEO या तो अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड का अभी CEO और अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा है, याद रखना है, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो वो है पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री जो जल संधि है इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि ये संबंधित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, है ना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है,
यानी कि 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान को कार निकोबार से द्वीप समूह से अलग करती है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल पूछे तो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, है ना। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछ दे कहाँ है तो वो पश्चिम बंगाल में है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस देश में होता है तो बांग्लादेश में होता है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस देश में तो बांग्लादेश में। और किस राज्य में होता है भारत में तो बंगाल में होता है ना। और जूट का सर्वाधिक उत्पादक बिहार के किस जिले में होता है तो पूर्णिया में होता है, यानी कि वही वाला एरिया पूर्वी साइड वाला, यानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सब उस साइड का जो एरिया है वहीं पे सबसे ज़्यादा, यानी कि ये तीनों एक तरफ है, बांग्लादेश बंगाल और पूर्णिया, ये तीनों टॉप में है। यानी कि देश में टॉप है बांग्लादेश, राज्य में बंगाल, और जिला में अगर पूछे बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है तो पूर्णिया में होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन सा देश करता है तो भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, पहला जीआई टैग भारत के किस उत्पाद को दिया गया था तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, वो भी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल का है जिसके भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था तो प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया था, ठीक है। अच्छा, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया तो बिहार के मुंगेर जिला में स्थापित किया गया, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय बिहार के मुंगेर में स्थापित किया गया था। अच्छा, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है तो ये मणिपुर में खोला गया है ना। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया तो मणिपुर में खोला गया है। केरल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल का है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है तो केरल है। सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन कहाँ का किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन भी केरल में होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 8000। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 8000, ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वो है फ्रंटियर, है ना। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हो गया। वो जापान का जो है फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़कर फ्रंटियर जो है सुपर कंप्यूटर ये सबसे शक्तिशाली हो गया है। तो याद रखना है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, और फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये जापान का है। चाहे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पाने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है तो भारत रत्न पाने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में हुआ था। उस समय 3 लोगों को मिला था 1954 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन था तो खान अब्दुल गफ्फार खान था, दूसरा था अमर्त्य सेन, ठीक है। और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है तो वह लाल बहादुर शास्त्री। करंट अफेयर में याद रखना है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन है वो ये है एम एस स्वामीनाथन जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। तो ये 5 नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से, है ना। भारत में कोई भी एग्जाम हो वो सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न 2024 में किसे किसे दिया गया एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता में, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। अब एक आता है इसी तरह प्रीतिजकर पुरस्कार, इसमें कन्फ्यूजन वाला है इसलिए इसे ध्यान रखना है।
कर, प्रीतिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रीतिजकर वास्तुकला, प्रीतिजकर वास्तुकला है ना, प्रीतिजकर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पुलित्जर ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कई लोग अगर ये चीज़ें नहीं पढ़े हैं प्रीतिजकर पुरस्कार, तो प्रीतिजकर पुरस्कार जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीतिजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उसका आंसर साहित्य ही टिक करके आ जाते हैं। इसलिए ध्यान देना है, प्रीतिजकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, करंट अफेयर में याद रखना आपको, पुलित्जर पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार 2023 मिला है द वाशिंग पोस्ट की कैरोलिन किचनर को, द वाशिंग पोस्ट की कैरोलिन किचनर को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करती है? कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो ये कौन सा है? ये पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये केरल में है। चिल्का झील कहाँ है? ये उड़ीसा में है। चिल्का झील से क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो वह बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर, है ना, 20.12 मीटर होती है। अच्छा, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 फीट होती है। ये भी याद रखना है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है। अच्छा, 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, क्रिकेट वनडे क्रिकेट पुरुष का विश्व कप जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इंडिया को फाइनल में हराकर 6 विकेट से हराया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, IPL 2024 में हुआ, 17वां संस्करण हुआ था 2024 में, ये किसने जीता? तो IPL 2024 जीता है KKR, है ना, कोलकाता जीता है हैदराबाद को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं? काजू, गोवा का काजू को GI टैग मिला, ये सही है। ठीक है, और केसर जम्मू कश्मीर के GI टैग दिया गया, ये भी सही है। और बकथॉर्न फल ये जम्मू कश्मीर का, ये गलत है, क्योंकि बकथॉर्न फल जो है ये लद्दाख का है, GI टैग इसे दिया गया है, लद्दाख का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा, पहला GI टैग किसे दिया गया मालूम? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अच्छा, बिहार में जो GI टैग किसे किसे मिला है वो आपको याद रखना है। जैसे कि किसको मिला है? सिक्की घास शिल्प को, सिक्की घास शिल्प को, सुजनी कढ़ाई को, मुजफ्फरपुर का है सुजनी कढ़ाई, और भागलपुरी जर्दालू आम को, कतरनी चावल को, ये भागलपुर का, ये कतरनी चावल को GI टैग मिला हुआ है। मगही पान को GI टैग मिला है। शाही लीची को मिला है, जो कि मुजफ्फरपुर में लीची सबसे ज़्यादा होता है। सिलाव का खाजा को मिला है, और मधुबनी पेंटिंग है, और पिपली कला है ना, पिपली कला है, मिथिला मखाना है, और मरचा धान को GI टैग दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये किया है अफ़गानिस्तान ने। अफ़गानिस्तान में क्या है? दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा, भारत के साथ सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो ये अफ़गानिस्तान ही है। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफ़गानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुआ? तो ये 2018 में हुआ था आयुष्मान भारत की शुरुआत, है ना, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और ये कहाँ से हुआ था? रांची से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका GK का है 31 से, और इसका PDF डाल देंगे आपका टेलीग्राम पे। तो यहाँ से क्या है, मैथ और रीजनिंग का अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें आप सॉल्यूशन वहाँ से आराम से कर सकते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर है 31 से। निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है ना। पहली बार 2023 में 48 वर्षों के बाद 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही, तो वो कौन सा टीम है? वो वेस्ट इंडीज़ है। ठीक है, याद रखना है, वेस्ट इंडीज़। अच्छा, 2023 का वनडे जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था पुरुष का, वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर जीता था। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में, है ना। 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। किसने किया था? सलीम उल्लाह ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो सलीम उल्लाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, शाही सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसे क्वेश्चन आता है कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ मालूम? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ है? ग्वालियर में। इसे याद कैसे रखना है? इसको रिलेट करना है इसे, जैसे कि तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है, और एक है कालिदास सम्मान, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सुदरेश्वर, है ना, सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो कौन सा राज्य सुदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये केरल राज्य सुदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट है मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में देश के रूप में अनुकूल किया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में देश के रूप में अनुकूल किया गया है। तो दुनिया भर में ये पोलो के रूप में अनुकूल किया गया है, पोलो के रूप में अनुकूल किया गया है। नेक्स्ट है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप कहाँ है? ये असम में है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली द्वीप ही है। ठीक है, कहाँ है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछ दे तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो वो है माजुली है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपया। ठीक है, अब यदि ये विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपया हो जाए, $1 बराबर पहले 55 था, अब 60 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो देखिए, पहले क्या है, $1 में $1 की कीमत 55 रुपया थी। ठीक है, अब क्या है, $1 की कीमत 60 रुपया है, यानी कि उसका जो है अमेरिका का $1 ही है, लेकिन अपना क्या है 60 रुपये देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि भारतीय रुपये का वैल्यू कम हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और पंचवर्षीय योजना से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको डिटेल जो डिस्कशन जीके जीएस का हम करवाते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जीके जीएस का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर एक बार रिविजन करते हैं।
जैसे कि पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 है, दूसरा 56 से 61 है, तीसरा 61 से 66 है और 61 से 66 तीसरा है। उसके बाद चौथा क्या है, 69 से 74 हुआ था, ठीक है, क्योंकि 1966 से 69 जो है ये योजना अवकाश कहलाता है, मतलब ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पर नहीं हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी तो कब से कब तक, 1966 से 69 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर 1969 से 74 हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना और 74 से 78 तक हुआ था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण का विकास था, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ये रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया था और बिहार एसएससी सीजीएल जो 2022 में हो उसमें भी पूछा गया था। तो इसलिए पहली और दूसरी किस मॉडल पर आधारित है हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है और भिलाई इस्पात संयंत्र है और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है, तो सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर, है ना। सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। उदारवादियों यानी कि नरमपंथी से ये जुड़ा कौन नहीं था, तो ये लाला लाजपत नहीं था, क्योंकि लाला लाजपत जो है ये ग्राम दल के नेता थे, है ना। ग्राम दल के नेता थे कौन, जैसे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब प्रमुख है जो कि ग्राम दल के नेता थे। इसे याद कैसे रखना है, जैसे लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, है ना। लाल बाल पाल ये ग्राम दल के नेता थे, ठीक है। तो बाकी रही बात क्या है, उदारवादी से जुड़ा है ये फरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या उदारवादी नरम दल के ये सब नेता थे। नेक्स्ट है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जतिन दास से आता है कि कौन से क्रांतिकारी है जो कि भूख हड़ताल के दौरान 63वें दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये जतिन दास ये था, ठीक है। 63वें दिन में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि 62 दिन ये भूखे प्यासे रह गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 62 दिन ये भूख हड़ताल पर रहे थे, 63वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और इसका क्या है, घटना का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था ना, 26 से 31 मार्च। और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था, है ना, राजगुरु को जो फांसी दिया गया था ये कब, 23 मार्च 1931 को, जो कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 के, 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले पूछा कालक्रम के अनुसार सजाए, तो इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3, ये है ना, गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च को हुआ था, फिर आ जाएगा 2, ये 23 मार्च को हुआ था, और ये 26 से 31 मार्च के बीच ये कराची अधिवेशन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था, तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी गिरफ्तार कर लिया था, तो उसका नेतृत्व फिर कौन संभाला था, अब्बास तैयब जी ने ना, अब्बास तैयब जी
उसका स्थान लिया था। अगर ऑप्शन में अब्बास तैयब जी नहीं है तो उसका आंसर रहता है सरोजिनी नायडू, क्योंकि अब्बास तैयब जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? तो इसमें कॉफ़ी जो है ये फसल की श्रेणी में आता है। ठीक है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो वो होता है ब्राज़ील में। अच्छा, चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो लेटेराइट मिट्टी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 से। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से अर्ध संघीय रूप का प्रावधान लिया गया कनाडा के संविधान से। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो संसदात्मक शासन है ना, संसदात्मक शासन ये ब्रिटेन से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशकता तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और रूस से कौन से क्या चीज़ लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये किस देश से लिया गया? तो ये फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, याद रखना है, फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया क्या? कानून का शासन और संसदात्मक शासन है ना, संसदात्मक शासन। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है ना, कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, ये सही है। ठीक है, और दूसरा क्या है? निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर दक्षिण भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। ठीक है, ये भी सही है कि फरवरी के आसपास से कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। तो ये क्या? ये भी सही है, यानी कि इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 ये सभी सही है। नेक्स्ट है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या मालूम? वो है नेपाली, है ना। नेपाल की आधिकारिक भाषा है नेपाली। चीन का आधिकारिक भाषा क्या है? तो मंदारिन है। बांग्लादेश का बंगाली है। पाकिस्तान का जो है आधिकारिक भाषा उर्दू है। म्यांमार का आधिकारिक भाषा बर्मी है। भूटान का जोंगखा, भूटान का राष्ट्रीय भाषा जो है जोंगखा है। अफ़गानिस्तान का पश्तो, श्रीलंका का सिंहली और मालदीव का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को किस अधिनियम द्वारा ये अलग किया गया था? तो अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था मालूम? अभी जो वर्तमान म्यांमार है, म्यांमार का पुराना नाम ही बर्मा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो
कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई सबसे पहले किसने किया था? चीन ने ही किया था। नेक्स्ट है कि अशोक का मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि में है ना। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, याद रखना है, खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। संविधान की 11वीं सूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितना है? तो 11वीं अनुसूची में विषय कितना मालूम? 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, इसमें 18 विषय है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो आपको है ना। एक बार फिर समझिए, संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय, पंचायत में यानी 11वीं अनुसूची में है 29 विषय, 12वीं अनुसूची में है 18 विषय। ठीक है, और 11वीं अनुसूची है पंचायत से संबंधित और 12वीं अनुसूची में है ये नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये था किसका? महात्मा गांधी का। पंचायती राज का जो है ये भारतीय नेता किसने? महात्मा गांधी का ये सुझाव था। ठीक है, और अच्छा ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। और संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 1993 में दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो ग्राम पंचायत की संरचना में इसमें शामिल होता है निर्वाचित मुखिया और एक होता है शामिल कौन? ये प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो और 1 और 2 इसका सही है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया होता है और पंचायत प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। नेक्स्ट है नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 2 से यो 6 तक है। अनुच्छेद 2 से 243 के 2 से यो 6 तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 243 के 2 से यो 6 तक है, नगर पालिका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि योजनाओं का मेल कराना है। ठीक है, अब जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का ये है रिलेटेड आपका तीव्र औद्योगिकीकरण। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का है ये आधारभूत उद्यमों का प्रसार। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना ये संबंधित है आपका स्वावलंबन की प्राप्ति एवं अस्थिरता। और पंचम पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है? तो ये है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से ना, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से। तो इसे ध्यान रखना है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर जो है हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? एक बार फिर समझिए क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? तो ये किया है
60.72% है ना, 60.72%। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन सा है? तो याद रखना है, भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक और पर्यावरणीय, ये 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ था? 5 है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो 1952 में, और 1952 जब भी आए तो 4-5 क्वेश्चन है जो कि तुरंत रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, डेस कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है ना। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, ये अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 से। 91 में हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर, है ना, तिरिचमीर, यहाँ लिखा है तिरिचमीर। ये हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तिरिचमीर है। ठीक है, और तिरिचमीर चोटी है कहाँ? तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। जब विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ दें तो वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये कथन क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये केसी व्हीयर का है। केसी व्हीयर का है ना। इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है कि पशुओं की रेंड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेंड सिंधी किसे कहा जाता है? तो गाय को एक नस्ल है जिसे रेंड सिंधी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है? तो ये है बृहस्पति ग्रह, है ना, बृहस्पति ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है। शनि के पास 145 उपग्रह हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बृहस्पति के पास कितना है? तो 95 उपग्रह है अभी। ठीक है, और बात करते हैं किसका। एक क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो वो कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ना। यही है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, संपत्ति सूची कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। नेक्स्ट है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए, ये डेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अस्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो ये कौन बताता है? ये आधुनिक आवधिक नियम है ना। आधुनिक जो आवर्त सारणी का नियम है ये बताता है कि तत्वों का जो गुण है वो परमाणु संख्या के फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो हेनरी मोसले ने दिया था। नेक्स्ट है, गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु
अनुपस्थित होता है ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो एसेंट्रिक कहलाता है ना। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? एसेंट्रिक कहलाता है। अच्छा, क्रोमोजोम मनुष्य में क्रोमोजोम कितना होता है? तो 23 जोड़ा यानी कि 46 होता है, 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें लैंगिक गुणसूत्र क्या है? 2 होता है, 2 लैंगिक गुणसूत्र होता है एक्स वाई, और बाकी जो है 44 ये अलैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, और पुरुषों में होता है क्या होता है? पुरुषों में एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक्स एक्स मिलने से लड़की होता है और एक्स वाई मिलने से लड़का होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र है बेरोमीटर, है ना। बेरोमीटर वायु दाब मापने वाला यंत्र है बेरोमीटर। बेरोमीटर का आविष्कार किसने किया था मालूम? टोरी सीले ने किया था ना, टोरी सीले। नेक्स्ट है यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, है ना। किसी प्रतिरोधक के प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए, यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, 300%, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 300%। नेक्स्ट है कि जेड और जेड वाई प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो ये किस में देखा जाता है? तो मोर में देखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है मोर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करता है। ठीक है, ध्वनि की यात्रा के लिए कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे अगर बात करते हैं किसका? प्रकाश का। प्रकाश क्या है? वो निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन ध्वनि क्या है? निर्वात में गमन नहीं करता है। यानी कि इस्पात या तो वायु या तो दूध ये सब में गमन करता है। जो सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होता है? तो होता है सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, और उससे कम होता है गैस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो और लोहा, चूँकि ध्वनि का गति सबसे अधिक होता है तो इस्पात में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि धैर्य तरंग है, ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। जिसे याद करना, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। ठीक है, और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। उसे याद रखना कैसे? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गई है। बाकी ये समझाया गया है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा और वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये सब क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड जो एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं, अमीनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन का प्राथमिक संरचना कहा जाता है ना। प्रोटीनों का प्राथमिक संरचना इसे कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है? तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। नेक्स्ट है भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान, तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर होता है। ये हमेशा याद रखना है, पायरोमीटर होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 से।
121 में है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो वार के मॉडल की सीमा नहीं है कौन? एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, ये गलत है। बाकी जो बोर का मॉडल का सीमा है ये सब सही है कि यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। ठीक है, और दूसरा क्या? यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्री रेखाओं के विपाटन को नहीं समझाया गया है। और फिर आपका कि यह परमाणुओं के रासायनिक बंध द्वारा अणु के बनाने की क्षमता को नहीं समझा सका। तो ये तीनों सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122 में कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है गीगर और नट्टल ने खोजा था ना। गीगर और नट्टल ने क्या किया था कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रायोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो गीगर और नीडल ने खोजा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क कौन है सर? मालूम? ये मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। और एक इसी तरह 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पिच ब्लेंड किसका? यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बाकी विस्थापन बल एवं विस्थापन के बीच का कोण और आरोपित बल पे ये निर्भर करता है ना, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, है ना, याद रखना है, बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, अल्फा पार्टिकल्स, है ना, अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है कि कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अस्कंदन कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, अस्कंदन। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर जो है एक यंत्र है, ये किसको मापती है? तो विभवांतर मापने का इकाई वोल्ट मीटर होता है ना। इसका करेक्ट आंसर है विभवांतर। नेक्स्ट है कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो HIV का इलाज नहीं होने पर क्या? एड्स हो सकता है। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग ये किस पे? वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान, है ना। संवेग वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, और संवेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दांतों का सड़ना, है ना। इसका करेक्ट आंसर है दांतों का सड़ना। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का सड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 131। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, वो क्या बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आहार जाल बनाता है ना, आहार जाल।
ठीक है, उसे आहार जाल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखना है। अच्छा, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? यानी कि ऊर्जा क्या एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का केवल 10% उसमें स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर का 10% नियम जो है ये लिंडमैन ने दिया था, है ना। ऊर्जा का 10% नियम जो है ये लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों की वेगों का सही क्रम है। तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों का वेगों का सही क्रम है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा? गामा का, उसके बाद बीटा और सबसे कम अल्फ़ा का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अल्फ़ा, बीटा एवं गामा में अगर पूछ दे कि किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, तो गामा की किरण का ही भेदन क्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट है टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का परास है। टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का परास है, तो ये कहाँ है? 1000 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच, है ना। टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति जो होती है 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। अच्छा, श्रव्य ध्वनि किसके बीच होता है? जैसे मानव जिसे सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो कौन करता है? ये कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया इसमें से कौन सा मालूम? ये ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, है ना। सोडियम सल्फेट आपसे क्या है? सोडियम सल्फेट से बेरियम क्लोराइड मिलने पर बेरियम सल्फेट, है ना। ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, और जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, है ना। यह क्या है? ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया है। और रही बात मीथेन में जब ऑक्सीजन मिलाएं तो फिर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना था। ठीक है, मीथेन को जब ऑक्सीजन से मिलाएं, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये एक दहन अभिक्रिया है। ये एक दहन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से सेट 11 का जीके और साइंस एवं करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया, है ना। 16वें वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। और आज का क्वेश्चन है कि लोकपाल अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है ना। वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।